बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। बच्चों, हम SLO पढ़ रहे हैं डिफाइन विद एग्जांपल्स दैट बायोलॉजी हैज मैनी सब फील्ड्स। हमारे लेफ्ट साइड पे जो ब्रांचेस हैं ये हम कल कवर कर चुके हैं। आज हम इम्यूनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और फिजियोलॉजी तक आज कवर करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास सिमुलेशंस भी हैं, इनका सहारा भी लेंगे। पहली ब्रांच जो हमने पढ़नी है ये है इम्यूनोलॉजी। इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या है इम्यूनोलॉजी? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताता हूं। देखो, अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो हमारी एक आर्मी है, जैसे हर कंट्री की एक आर्मी है। आर्मी का काम क्या है? बाहर से आने वाले हमलावरों से मुल्क को बचाना। ऐसे ही है, बिल्कुल यही काम अल्लाह ताला ने हर जानदार के अंदर भी रखा है, हमारे अंदर भी है। हमारी बॉडी में भी एक अलग से सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, जिसका काम है अगर बाहर से कोई हमलावर आ जाए तो बॉडी को उससे बचाना। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब बाहर से क्या चीज आ सकती है? बाहर से खाना आ सकता है, हमें तो उसका फायदा है, वो तो हमारे लिए मसला नहीं है। लेकिन बाहर से जर्म्स भी तो आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, वायरसेस आ सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कोरोना वायरस आया था, किस कदर नुकसान उठाना पड़ा इंसानियत को। ये जो हमलावर है ना, इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी का सिस्टम जो हमें बचा रहा है वो है इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम में सेल्स भी हैं, टिश्यूज भी हैं और ऑर्गन्स भी हैं। आप ग्रेड 10 में इसको डिटेल पढ़ोगे, पूरा इस पे चैप्टर है। फिर आप ग्रेड 12 पे आओगे और डिटेल पढ़ोगे। तो हमने अभी इम्यून सिस्टम को डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सेल लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, टिश्यू लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है और ऑर्गन लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब टाइम आएगा पढ़ेंगे। वो बायोलॉजिस्ट, वो साइंटिस्ट जो इम्यून सिस्टम को पढ़ता है और देखता है कि ये इम्यून सिस्टम किस तरह हमें बाहर से आने वाले जर्म से प्रोटेक्ट कर रहा है, हम उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। तो इम्यूनोलॉजिस्ट इम्यूनोलॉजी के अंदर क्या पढ़ रहा है? वो देखेगा कि हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा डिजीजेस से। ठीक हो गया। क्योंकि SLO कहता है हमने सब फील्ड को डिफाइन भी करना है, एग्जाम्पल भी देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बॉडी में जब कोई वायरस एंटर होता है तो इस वायरस के अगेंस्ट बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज वायरसेस को डिटेक्ट करने में मदद देती हैं। जब एक दफा वायरस डिटेक्ट हो जाता है फिर आप उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हो जिसमें वायरस छुपा होता है। या हमारे पास बैक्टीरिया अटैक कर सकता है, फ्लू होता है ना, नजला जुकाम, बैक्टीरिया वायरस दोनों करते हैं। अब अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया तो ये एंटीबॉडीज आएंगी, बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाएंगी। अब आपके पास दूसरे सेल्स आएंगे और वो देखेंगे कि बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबॉडीज अटैच हैं और वो आके इन बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो एंटीबॉडी क्या कर रही है? ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक केमिकल है जो बाहर से आने वाले जर्म्स पे अटैच हो जाती है। जिस चीज के साथ एंटीबॉडी अटैच होगी ना, इसका मतलब है ये हमारी बॉडी से नहीं है। अब इम्यून सिस्टम का काम ये है कि इसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये है बच्चों आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी। अब यहां आपने एक पॉइंट पिक करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म को और उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को। फॉर्म मतलब शक्लो सूरत कैसी है, दिखने में बनावट कैसी है,
फिर आप देखते हो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, वो बना किस चीज का हुआ है। देख रहे हो, इंसानों की फॉर्म बनावट किसी और तरह की है, जानवरों की बनावट और तरह की है, प्लांट्स की बनावट और तरह की है, परिंदों की बनावट और तरह की होती है। ये उनकी फॉर्म है। कौन सा जानदार कैसी बनावट रखता है, शक्लो सूरत रखता है, ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो। फिर आपको जब पता लगता है, फिर उसके बाद आप देखते हो इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। इंसानों में 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, लेकिन जानवरों में 4 टांगे हैं। परिंदों में पर आ जाते हैं पंजों के साथ। तो ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं। जब आप किसी भी जानदार की फॉर्म को, जाहरी बनावट को और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो आप मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हो। जो साइंटिस्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ता है हम उसे मॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं। अब यहां आपने एक चीज याद रखनी, हम जब किसी भी जानदार के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उसे 2 तरह से पढ़ते हैं। हम उसको एक्सटर्नली भी पढ़ते हैं और इंटरनली भी पढ़ते हैं। मतलब ये कि आप बाहर से भी देखोगे वो बाहर से किस तरह का है, आप उसके अंदर से भी देखोगे। अगर तो हम स्ट्रक्चर्स को एक्सटर्नली देखते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है। अगर आप इंसान को सिर्फ बाहर से ही देख रहे हो, स्किन कैसी है, आर्म्स हैं, लेग्स हैं, आईज है, नोज है, तो आप बाहरी स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे हो तो आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप उसकी सर्जरी करो, बॉडी को कट करके उसके अंदर जाके देखो कि वो स्ट्रक्चर जो अंदर हैं, जो हमें बाहर से नजर नहीं आते, हार्ट कैसा है, ब्रेन कैसा है, लंग्स कैसे हैं, किडनीज कैसे हैं, अब आप क्या कर रहे हो, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हो। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं तो उसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एक और नाम भी है, इसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं, जो कि हमारी अगली ब्रांच भी है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, अगर आप मुख्तलिफ स्पैरोस को पढ़ रहे हो, आपके पास मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स हैं, आप उनको लेते हो और उनकी बीक को स्टडी करते हो। बीक समझते हो, चूंच जो होती है परिंदे की जिससे वो खाता है। तो आप देखते हो कि आपके पास डिफरेंट बर्ड्स जो हैं, इनकी बीक शेप डिफरेंट है। ये जो आप उसकी बीक के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, इसे आप मॉर्फोलॉजी कहते हो। इमेजिन करो, अपने जहनों में लाओ, स्पैरो की बीक देखो किस तरह की है, पैरो है, बारीक सी है। लेकिन पैरट को अपने जेहन में लाओ, तोते की बीक कैसी होती है, मोटी, थिक। ऐसा पता है क्यों है? इनकी खुराक, इनकी डाइट की वजह से। चिड़िया बेचारी ने छोटे छोटे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े खाने या बाजरा खाना है, वो इतना हार्ड नहीं होता। तो आप देखते हो इसकी जो बीक है, चूंच है, ये भी बारीक होती है। लेकिन तोता जब अपने कुदरती माहौल में रहता है तो वहां इसने बीज खाने होते हैं, सीड खाने होते हैं, जिनके बाहर एक मोटा सा शेल होता है। इसे उन शेल को तोड़ना पड़ता है, इसलिए आप देखते हो उसकी बीक थिक होती है। आओ एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें मैं आपको पिजन, कबूतर की फॉर्म दिखाता हूं, उसके फेदर्स दिखाता हूं कि आपके पास इसमें किस तरह के फेदर्स हैं। और हम सिर्फ बाहर से ही पढ़ेंगे, हम उसकी डायसेक्शन करके उसे काट के अंदर से नहीं देखेंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जाहरी हुलिया ही देखा जाता है। ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास कबूतर है, इसको अगर हम जूम करें आप देख सकते हो, हम इसके परों पे हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये पर इसमें किस किस किस्म के हैं। जाहरी तौर पे अगर आप देखो तो आपको क्या लग रहा है, बड़े स्मूथ से इसके फेदर्स हैं। और ये स्मूथ क्यों है? ताकि इसे उड़ने में आसानी हो, जब ये हवा में उड़े तो आसानी से हवा को क्रॉस करे। लेकिन अब मैं आपको इनके अंदर लेके जाता हूं, ये जो आपके अंदर वाली साइड के फेदर्स है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, जब आप इसे अंदर से देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है इसके पर इतने स्मूथ नहीं है, बल्कि थोड़े से अब्रप्ट हैं, बेटंगम हैं।
ये जो अब आप पढ़ रहे हो बाहर से इसके फेदर्स को, ये है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये आपको क्या बताती है? ये आपको बताती है कि परों के इस तरह होने की वजह पता है क्या है? सर्दियों में ना जब टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो जाता है और खतरा होता है कि इन्हें ठंड ना लग जाए, तो ये क्या करते हैं, इन परों के दरमियान में हवा को बंद कर लेते हैं, रोक लेते हैं। वो जो हवा इन परों में ट्रैप हो जाती है ना, फंस जाती है, वो हवा फिर गर्म हो जाती है क्योंकि उसको बॉडी से हीट मिलती है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाती है। जब इन परों में फंसी हुई हवा गर्म होती है ना, तो कबूतर को ठंड कम लगती है। देखा कैसी कुदरत है अल्लाह ताला की, कि पर ऐसे बना दिए बिखरे बिखरे कि वो हवा को ट्रैप करे और वो हवा फिर कबूतर की बॉडी से हीट लॉस ना होने दे। जी अल सईद एजुकेशन सिस्टम, हैंड रेस किया हुआ है बच्चों, खुद को अनम्यूट करो अगर कोई क्वेश्चन है तो। अगर हम परिंदों के ज़ाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ें, फिर आगे क्या कहा है? हाँ जी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएंगे, उसको आप एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हो। कंफ्यूजन क्या है? हाँ जी, इंटरनल नहीं है, मैंने कब कहा है हम इंटरनल पढ़ रहे हैं? क्या कंफ्यूजन हुई है? मैं खुद ही क्लियर कर देता हूं, हम बाहर से ही पढ़ रहे हैं। ये पर भी उसके जिस्म के बाहर ही हैं, अंदर से तो नहीं आए। अभी तक हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वो वाले पर हैं जो अंदर दबे होते हैं। इनके ऊपर आप आते हो तो आपको इस तरह का पर नजर आता है। अब ये देखो, इसमें और पहले वाले में कितना फर्क है। ये कितना प्लेन है, स्मूथ है। और ये प्लेन और स्मूथ पता है क्यों है? ये वो पर है, जब कबूतर उड़ेगा ना तो इसकी बॉडी पे हवा गुजरेगी, हवा में उड़ रहा है ना, तो वो हवा इन परों में फंस ना जाए, इसलिए ये पर स्मूथ बनाए हैं ताकि वो कबूतर को उड़ने में आसानी रहे। ठीक है, इसी तरह आप देखते हो कि अब उसके परों के फेदर्स हैं, जो उसके विंग्स हैं ना, उसमें इस तरह के फेदर्स होते हैं। पहले जो दो मैंने दिखाए हैं वो उनकी बॉडी के थे। ये देखो, मैं दोबारा दिखाता हूं। ये देखो, पहले जो दो मैंने दिखाए हैं वो यहां बॉडी के फेदर्स हैं। अभी जो लास्ट पे हम देखेंगे वो इनके विंग्स के, जिनसे इन्हें उड़ना है, उसके फेदर्स हैं, ये वाले। और अगर आप इसको मजीद डिटेल में देखो तो आपको पता लगेगा ये कितना शानदार स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। ये कोई रैंडम सा नहीं बना हुआ, बाकायदा इसमें एक प्रॉपर तरतीब है। और तरतीब क्यों है? ताकि ये पर बिखरा बिखरा ना लगे, ये पर आपको एक प्रॉपर शेप में नजर आए, और जब वो अपने परों को हिलाए तो वो आसानी से उड़ सके। ये सब क्या हुआ? ये ले जी, ये आपके पास इसके विंग्स। अब आपको इसके वो डिफरेंट फेदर्स नजर आ सकते हैं, देख रहे हो? जो इनके विंग्स हैं, विंग के फेदर कितने स्मूथ हैं। ऐसा इसलिए है ताकि जब ये हवा में उड़े तो हवा इनके परों को आसानी से क्रॉस कर जाए, इन्हें फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। देखो, आपको फिजिक्स भी अप्लाई करनी पड़ रही है। अगर इनके पर जो है वो बेतरतीब होंगे, फ्रिक्शन ज्यादा होगी, फ्रिक्शन ज्यादा होने से इन्हें उड़ने में मसला आएगा। स्लाइड पे वापस आते हैं। ये आपके पास एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी। अपनी सराउंडिंग में आज घर जाना, घर जाके जितने भी परिंदे नजर आते हैं उनको ऑब्जर्व करना, उनके फेदर्स कैसे हैं, उनकी बीक कैसी है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना। स्पेशली आपने बीक पे ऑब्जर्व करना है। जब आप उनकी चूंच को देखोगे ना, फिर जरा अपने जहनों में लाना इनकी खुराक कैसी है। और आपको मजे की बात बताऊं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी जो बीक की शेप होती है ये इनके फूड के अकॉर्डिंग होती है। जो नरम गिजा खाएगा आप देखोगे उसकी बारीक चूंच होगी, लेकिन जिसने मजबूत चीज तोड़नी है, ठीक है, उसमें आप देखोगे थिक होगी। ले जी, हमने बाहर से पढ़ लिया है जानदार को, लेकिन हम चाहते हैं हम डिटेल से अंदर से भी पढ़ें, अंदर दिखने में ये कैसा है। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो तो आप उसे कहते हो एनाटॉमी। तो एनाटॉमी क्या है? मॉर्फोलॉजी की ब्रांच ही है एक तरह से। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या हुई? स्टडी ऑफ, इसको रेड कर दें अगर,
स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं, अंदर के स्ट्रक्चर्स पे फोकस करते हैं, और आप इन साइंटिस्ट को कहते हो एनाटॉमिस्ट। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप ऑर्गन्स पढ़ते हो, जो आपको बड़े बड़े ऑर्गन्स नजर आते हैं, ब्रेन नजर आ रहा है, लंग्स नजर आ रहे हैं, हार्ट नजर आ रहा है। फिर आप उसको अंदर डिटेल में पढ़ते हो, आपको वहां टिश्यूज नजर आते हैं, और जब आप टिश्यूज को भी डिटेल से पढ़ते हो तो आपको पता लगता है टिश्यूज सेल्स के बने हुए हैं। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ऑर्गन, टिश्यू और सेल लेवल पे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ें, हार्ट चूंकि बॉडी के अंदर है तो ये एनाटॉमी होगी, तो हार्ट के स्ट्रक्चर की स्टडी को आप एनाटॉमी कहते हो। जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको पता लगता है ये बाहर से दिखने में किसी और तरह का है, अंदर से किसी और तरह का है। इसमें आपको डिफरेंट चैम्बर्स नजर आते हैं। एक मिनट, चलें जी, अब हम जरा हार्ट के रिलेटेड एक एनिमेशन भी देखते हैं कि थ्योरेटिकली पढ़ने के साथ साथ थ्रीडी भी कुछ देखें। डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखो, क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी हम करेंगे इनसे रिलेटेड। ये देखो, आप बॉडी को देख रहे हो जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अब अगर आप किसी भी एक ऑर्गन को सिलेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आप एनाटॉमी पढ़ोगे, क्योंकि ये बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, बाहर से नजर नहीं आता। हम फोकस करते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स पे। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी हैं। अब मैं डिसीजन लेता हूं, मैंने सिर्फ हार्ट को पढ़ना है। अब जरा गौर से देखो, बाहर से दिखने में ये किस तरह का है, क्योंकि अभी हम इसके मजीद अंदर जाने लगे हैं। जब आप इसके मजीद अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा, ये लो, ये कोई एक थैलानुमा या एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे 4 चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, देख रहे हो? 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। जो ऊपर वाला चैम्बर है उसे आप एट्रियम कहते हो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उन्हें आप राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नाम बेशक ना लिखो, बस सुन लो। ये जो आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, दिस इज एनाटॉमी। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो आपको पता लग रहा है, ये देखो यहां पे कुछ और स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे धागा नुमा, कोड नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इन चैम्बर्स का मकसद क्या है, जरा ये देखो, इसमें आपको एक वॉल नजर आ रहा है, देख रहे हो? ये सब आपके पास हार्ट की एनाटॉमी है, ठीक। ये लो, ये हार्ट के वॉल्स हैं। काम क्या है हार्ट का, ये अलग ब्रांच बन जाती है। वापस आते हैं, इस पे दोबारा आएंगे। हार्ट का काम क्या है, एक और सिमुलेशन है, उस पे आए, एनाटॉमी से रिलेटेड। अब जरा मैं आपको एक और एनिमेशन से भी हार्ट दिखाता हूं, एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट व्यू से हम देखते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ही। आगे फिर आएंगे इसकी एग्जांपल पे, जहां हमने इसका फंक्शन पढ़ना है। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे ही रहते हैं। अब जरा ये देखो, अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो कि हमारी बॉडी में हार्ट किस तरफ होगा, अंदर की तरफ, ये देखो, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो। अगर आप इन्हें जूम करके देखो, उसने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4। हमारी बॉडी में कुछ इस जगह पे ना दिल पड़ा हुआ है, और अंदर आप देख रहे हो इसके अंदर चैम्बर्स हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ इस तरह से नजर आता है। हमें स्ट्रक्चर्स के नाम याद नहीं करने, डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन उसकी हार्ट की जो दीवार है, वॉल है, वो इस तरह की है। ठीक है, वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। अगली स्लाइड हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। अब देखो, ये मुसलसल लिंक कर रही हैं, मैं आपको इनका लिंक दिखाऊं। मॉर्फोलॉजी, बाहर से स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, एनाटॉमी अंदर से पढ़ा,
अब जब आप अंदर से पढ़ने लगे हो तो डेफिनेटली आपको ऑर्गन्स के अंदर मौजूद टिश्यूज को भी पढ़ना है। अब जब आप टिश्यू को पढ़ने लगे हो तो आप इसे कह रहे हो हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी हुई स्टडी ऑफ टिश्यूज। आप टिश्यूज पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगी कि बॉडी ऑर्गन्स कैसे बने हैं, और तभी आपको समझ आएगी कि टिश्यूज के अंदर कौन से सेल्स हैं जो इन्हें बना रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट को हम कहेंगे हिस्टोलॉजिस्ट। और इसमें आप क्या पढ़ोगे? टिश्यूज का स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे। जब आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी आप उसका फंक्शन भी पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ग्रेड 8 तक ये बात पढ़ ली हुई है कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में 4 बेसिक तरह के टिश्यूज होते हैं, याद है ना? इनमें से एक टिश्यू हमने पढ़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो तो आप हिस्टोलॉजी की स्टडी कर रहे हो। आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूं, आप देखोगे कि किस तरह कनेक्टिव टिश्यू सेम टिश्यू है लेकिन आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा। जब ये बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा ना, तो आप देखोगे इन कनेक्टिव टिश्यू में अरेंजमेंट का फर्क आएगा। कहीं ये बहुत टाइटली अरेंज होंगे और कहीं आप देखोगे ये लूजली अरेंज होंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी ऑर्गन्स बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग है। अब इसको जरा गौर से देखो, क्या आप लोगों को इसमें एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है? ये देख रहे हो, खाली जगह है, यहां कोई सेल नहीं पड़ा हुआ। ये सेल हैं जिन्हें मैं सर्कुलेट कर रहा हूं, एनसर्कल कर रहा हूं, ये सेल हैं। लेकिन बीच बीच में आप देखते हो, ये देखो यहां कुछ नहीं पड़ा हुआ, ये खाली जगह है जिसको मैं रेड करता जा रहा हूं, या कोई सेल नहीं है। तो हम कहेंगे कि यहां पे कनेक्टिव टिश्यू लूजली अरेंज है। ठीक है, लेकिन आप और देखो, ये देखो, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन आप देख सकते हो इनमें कोई स्पेस नहीं है। किस कदर टाइटली अरेंज है। ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है। तो ये बॉडी के कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस लिहाज से आप देखते हो इनमें अरेंजमेंट होती है। अब ये देखो, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ये पता है कौन से टिश्यूज हैं? ये आपकी बॉडी के फैट टिश्यूज हैं जिनमें फैट स्टोर होती है। जिनमें फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं हम कहते हैं ये मोटे हैं। ये ब्लड टिश्यू है, ब्लड टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू है। और ये लास्ट पे देखो, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू बोन्स के अंदर मौजूद है। ये बोन्स बना रहे हैं और इसमें आप खुद देख सकते हो ये कितना साथ साथ टाइटली अरेंज है। चलें जी, लास्ट हमारी आज की जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। अब देखो लिंक कैसे बना। पहले हमने बाहर से पढ़ा ऑर्गेनिज्म को, उसे मॉर्फोलॉजी का, फिर ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, वो आपके पास एनाटॉमी हुई। एनाटॉमी में जब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को टिश्यू लेवल पे पढ़ा, हमने इसे हिस्टोलॉजी कह दिया। अब जब हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं ना, अब हम जानना चाहते हैं ये स्ट्रक्चर्स फंक्शन क्या करते हैं, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं, मैं जरा इसे वाइंड अप कर लूं। अगर आप बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ो तो हम इसे फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, और जो साइंटिस्ट हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने फंक्शंस फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, चूंकि हम हार्ट की ही एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रक्चर में, इसी का ही फंक्शन देख लेते हैं। जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ा तो एनाटॉमी थी, लेकिन जब आप हार्ट का फंक्शन पढ़ोगे तो ये आपके पास फिजियोलॉजी हो जाएगी। आजे जी, सिमुलेशन में मैं आपको दिखाता हूं एनिमेशन में कि किस तरह हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हार्ट के पास ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से, और इसने क्या करना है? इस ब्लड को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये देखो, पहले स्ट्रक्चर देखो, अब मैं आपको थोड़ा एलैबोरेट करता हूं। सबसे पहले पता है क्या होना है? ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं ना, इनमें आएगा ब्लड। इस ब्लड को जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं इनमें दिया जाएगा। अब जब ये नीचे वाले चैम्बर्स कंट्रैक्ट करेंगे ना, तो ब्लड बॉडी को ट्रांसफर किया जाएगा।
और लंग्स को ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपने खुद देखना है इस फिनोमिना को। यहां ये देखो, ऊपर वाले चैम्बर्स में आया ब्लड, एक तरफ ब्लू है एक तरफ रेड है, ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जाएगा नीचे वाले चैम्बर्स में, देखा। अब नीचे वाले चैम्बर्स रेड और ब्लू हैं। अब जब नीचे वाले कंट्रैक्ट करेंगे तो ये उस ब्लड को बॉडी में भेज रहे हैं, देख रहे हो, ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा। इसको एक मिनट दोबारा देखो, अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर्स, मेरे पे फोकस। अब जब ये लोअर चैम्बर्स कंट्रैक्ट किए तो आप देखोगे ब्लड यहां से और यहां से बॉडी को जाएगा। ये देखो, ये क्या है, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, और इसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। चले जी, आज के लिए हमारा इतना ही था, जिसमें हमने इम्यूनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी पढ़ी। लास्ट पे हमारी जो कुछ सब फील्ड्स रह गई हैं, इसे इंशाल्लाह हमने कल कवर करना है। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, JSMS वाले ने हैंड रेस किया हुआ है, क्या पूछना चाह रहे हो बच्चों? अनम्यूट। कनेक्टिव टिश्यू की समझ नहीं आई। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। टाइप करें, टिश्यू की समझ नहीं आई। कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू की समझ नहीं आई जी, कुछ भी नहीं है। हमने जो याद रखना है वो ये कि टिश्यू के जब हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ते हैं तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आपने एक एग्जांपल दे देनी है, आपकी बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज हैं उनमें से एक का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे हमारी बोन, हमारी जो बोन्स है, हड्डियां, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। अब आपने मुझे बताना है आपकी जो हड्डियां हैं, बोन्स, ये नरम होती हैं कि सख्त होती हैं? हार्ड होती है ना। बोन जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि बोन्स में जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बहुत क्लोजली अरेंज है, इनकी पैकिंग बड़ी अच्छी हुई हुई है, इनमें खाली जगह नहीं है, इसलिए आपकी बोन बड़ी सख्त है। लेकिन आपकी बॉडी में यही कनेक्टिव टिश्यू फैट टिश्यूज में भी होते हैं। फैट टिश्यू समझते हो, जहां फैट जमा होता है जिसकी वजह से हमारा वेट ज्यादा हो जाता है। अब वहां आप देखते हो आपको कुछ ना कुछ सेल्स में स्पेस मिलती है, क्योंकि आपके फैट टिश्यू इतने सख्त नहीं होते, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, फरहान स्कूल सिस्टम, ये बाकी के बच्चे जो हैं इनके क्लास टीचर इनके साथ एंगेज हो। अगर कहते हो तो मैं यहां पे डिफरेंट स्लाइड्स जो हैं उन्हें शो कर दूंगा, इनको पढ़ें, टीचर्स के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, टीचर बच्चों के साथ करें, बाकी मेरे साथ कम्युनिकेट करें। जी बोले, फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस। म्यूट कर दे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं था मुझे लगता है। एलाइड वाले क्या कहना चाह रहे हैं जी? हाँ जी, एलाइड वाले खुद को अनम्यूट करें। उस्मान आइडियल स्कूल, कामरान पब्लिक स्कूल, बच्चों आप सबको क्लियर है? पाकिस्तान कैम्ब्रिज स्कूल, आई थिंक आप लोग कल एब्सेंट थे, ऐसे ही है। व्हाट इज टिश्यू? फरहान वाले पूछ रहे टिश्यू क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों, ये वो चीजें हैं जो आपने छोटे ग्रेड्स में पढ़ी हैं, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस पे। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइट वाले कह रहे हैं इम्यूनोलॉजी को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है बता देता हूँ। पहले हम जरा टिश्यू को देख लें। देखो, अपनी सराउंडिंग में, अपने क्लासरूम को देखो, अपने स्कूल की बिल्डिंग को देखो। ये जो दीवारें हैं इनमें छोटी सी छोटी क्या चीज लगी हुई है जो बार बार रिपीट होके दीवार बना रही है? ईंट है ना। ईंट को बार बार लगाते हो तो वो एक बिल्डिंग बना देती है। तो हम कहेंगे ये जो ब्रिक है, ईंट है, ये इसका यूनिट है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है इसमें भी एक यूनिट है जो बार बार अरेंज होके हमें बना रहे। उस यूनिट को आप कहते हो सेल। सेल जो है
सबसे छोटा यूनिट है। जैसे बिल्डिंग के अंदर ईंटें हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके पास जब ईंटें मिलती हैं तो कमरा बनता है, ठीक है, बहुत से कमरे मिलके बिल्डिंग बनाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जब सेल्स मिलते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो वो बनाते हैं उसे आप टिश्यू कहते हो। बात समझ आई? सेल्स मिले, इन्होंने टिश्यू बनाया, टिश्यू मिले, इन्होंने ऑर्गन्स बना दिए, तो ये होते हैं टिश्यू। इम्यूनोलॉजी आप कहते हो इम्यून सिस्टम की स्टडी को। इम्यून सिस्टम क्या है? कि आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। इसने आपको बाहर से आने वाले जर्म से बचाना है। अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा तो इसका काम है उसे किल करना। वायरस एंटर हो गया है तो ये कोशिश करेगा उसे किल करे। तो ये जो सिस्टम है जो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले हमलावरों से बचा रहा है, ये आपका इम्यून सिस्टम है। हाँ जी, लाइट बोलो। ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन समझ आई? कैम्ब्रिज वालों को कोई क्वेश्चन? कामरान पब्लिक स्कूल? जब मैं आपको सिमुलेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूं, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये स्लाइड वाली इंफॉर्मेशन हमने ना याद करनी है एग्जाम के लिए। बाकी की इंफॉर्मेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है, ताकि आपको कुछ चीज याद करनी पड़े तो उसकी समझ भी हो। कामरान पब्लिक स्कूल गर्ल्स कैंपस तौनसा। जी बच्चों, अनम्यूट करो खुद को। सर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? चलो ठीक है। ये देखो, मेरा ये आर्म है, अगर आप इसको बाहर से पढ़ रहे हो तो आप मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप इसको सर्जरी करके अंदर से पढ़ो और आपको नजर आए कि यहां पे टिश्यूज हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हो? एनाटॉमी पढ़ रहे हो, क्योंकि अब आप उसको सर्जरी करके अंदर से पढ़ रहे हो कि टिश्यूज कौन से हैं, कैसे अरेंज हैं। अब जब आप टिश्यूज को अंदर से पढ़ चुके हो, अब आप देखना चाहते हो ये काम कैसे करते हैं। अब ये देखो, यहां पे जो मेरे मसल्स हैं ना, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आर्म मूव करेगा, और दूसरा मसल जब कंट्रैक्ट करेगा जो नीचे की तरफ है, तो ये मेरे आर्म को दोबारा पहले वाली पोजीशन पे ले आएगा। ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स काम कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करना, पंप करना। तो जब आप कहोगे कि हार्ट जो है वो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, तो आप असल में हार्ट का फंक्शन पढ़ रहे हो। हार्ट के फंक्शन को आप कहोगे फिजियोलॉजी। आई होप आपको क्लियर है। एंटीबॉडीज क्या होती है? मैंने बताया था केमिकल्स हैं। चूंकि हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ना है क्लास 10 के अंदर। ये केमिकल्स क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो बाहर से आने वाले जर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जरा सुनो, मैंने आपको यहां बताया था, ये देखो, जब बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। ये एंटीबॉडीज पता है क्या होते हैं? ये एक तरह का अलार्म है। अब हमारी बॉडी में ना बेतहाशा सेल्स हैं, और ये जो बैक्टीरिया आया है ये भी एक सेल है। कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेल बॉडी का है, कौन सा सेल बॉडी का नहीं है? इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं, हम एक एग्जांपल देते हैं ना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, कि आपके पास जब कोई मुश्किल काम होता है तो हम कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे समुंदर से सुई को निकालना है, ढूंढना है। इतने बड़े समुंदर में एक छोटी सी सुई गिर जाएगी तो कैसे निकालोगे? मुश्किल काम है ना। ऐसा ही आपकी बॉडी में है। खरबों की तादाद में सेल्स हैं जो कि हमारे अपने हैं, उनमें एक सेल आ गया है बाहर से। अब इम्यून सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि इन खरबों सेल्स में से कौन सा एक बॉडी का नहीं है जिसे मैंने किल करना है? तो इम्यून सिस्टम एक अलार्म रिलीज करेगा, एंटीबॉडी, ये जाके उस बाहर वाले सेल की सरफेस पे अटैच हो जाएगी। अब इम्यून सिस्टम क्या करेगा? वो देखेगा कि जिसकी सरफेस पे एंटीबॉडी अटैच है ना, ये मेरी बॉडी का सेल नहीं है, ये बाहर से आया है। अब उसके लिए इसको पहचानना आसान हो जाएगा, इसे किल करना आसान हो जाएगा। तो एंटीबॉडी ने क्या किया? टैग लगा दिया कि जिसके साथ एंटीबॉडी अटैच है ये हमारी बॉडी का सेल
नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। आपके ब्रेक का टाइम हो गया है, इसको आपने पढ़ना है स्लाइड से, सिमुलेशन की मदद से चीजों को अंडरस्टैंड करना है। ये वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी शाम तक, ठीक है। कोशिश किया करें, अपने टीचर्स के साथ भी एंगेज हुआ करें। 20 मिनट की आपकी ब्रेक है इंशाल्लाह, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए